अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट जारी किया है अपने ट्विटर अकाउंट से, वो मैं आपको बता देता हूँ। और बहुत तेज़ी से इमरान खान साहब की इन्फॉर्मेशन जेल से निकलकर बाहर आ रही है। ऐसा लगता है कि जो इंटरनेशनल प्रेशर है वो भी काम कर रहा है। दूसरा, इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने मोमेंटम पकड़ा हुआ है वो भी काम कर रहा है। ये 3-4 फैक्टर हैं। एक तो ये है कि बैनुल अक़वामी प्रेशर है। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का मोमेंटम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। एहतजाज के लिए तैयारियां बड़ी तगड़ी हैं। ऐसे में लोगों को गुस्सा दिलवाना नहीं चाहती हुकूमत या इंतजामिया या एस्टेब्लिशमेंट कि जितना इमरान खान के ऊपर इस माहौल में वो रुकावटें डालेंगे, लोग और ज़्यादा रिएक्शन में आके ज़्यादा ज़ोरदार तरीके से बाहर निकलेंगे। माजी में तो यही होता रहा है। और तीसरा एक और फैक्टर भी है कि जो कुछ भी इस सियासी हुकूमत में से निचोड़ना था एस्टेब्लिशमेंट ने, वो निचोड़ लिया। और लगता है ऐसे है कि इनसे अब एस्टेब्लिशमेंट तंग आ गई है और वो इनके बिहाफ पे मजीद अवाम के साथ अपने ताल्लुकात ख़राब करने के मूड में नहीं है कि और जंग ना लड़ी जाए। ये मैं आपको ये कह रहा हूँ, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं और ये सोच मुख्तलिफ जगह पे मौजूद है, लेकिन ये हतमी नहीं है। मैं आपको ये बता रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि जो टॉप के लोग हैं वो अभी भी इमरान खान को अपने लिए सबसे बड़ा खतरा समझते हैं, इमरान खान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझते हैं और उन्हें लगता है कि इमरान खान ही हमारा इक़्तिदार हमेशा के लिए खत्म कर देगा। लिहाजा इमरान खान के साथ उनका चलना तकरीबन नामुमकिन नजर आता है फिलहाल तक के लिए। अब इमरान खान साहब का जो स्टेटमेंट है वो एक और बाहर आया और ये अपने ट्विटर के ऊपर इमरान खान साहब लिखते हैं। उनका जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उसके ऊपर उनका स्टेटमेंट उनकी पार्टी ने चलाया। उन्होंने कहा, स्टेट पे हमारे 3 मुतालबात हैं: 26वीं आईनी तरमीम का खात्मा और आइन की बहाली, नंबर 2 मैंडेट की वापसी, तमाम बेगुनाह सियासी कैदियों की रिहाई। 24 नवंबर का एहतजाज ना मुअख्खर होगा ना मुअत्तल होगा। आज अली अमीन गंडापुर और बैरिस्टर गौहर ने एहतजाज की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी। मैं अपने पार्टी अहदेदारान, मेंबरान असेंबली, टिकट होल्डर्स, वर्कर्स और सपोर्टर्स को यह हदायत करता हूं कि एहतजाज की जामे मनसूबाबंदी करें और अपने हल्के और इलाके के लोगों को इसके हवाले से मुकम्मल आगाही देकर एक भरपूर लेकिन पुरअमन एहतजाज के लिए तैयार करें। हम मुल्क की खातिर हमेशा मुज़ाकरात के लिए तैयार रहेंगे। जिस दिन एहतजाज की कॉल दी थी उसी दिन लीडरशिप की कमेटी भी तश्कील दी थी कि मुज़ाकरात जब भी करने हो, जिसने करने हो, हैंडलर जिस किसी को भी आगे करें, उनसे हमारी लीडरशिप कमेटी मुज़ाकरात करेगी, लेकिन 3 मुतालबात के मुताबिक मुज़ाकरात करेगी। जो 3 मुतालबात इमरान खान साहब ने बताए: 26वीं तरमीम आपको वापस करनी पड़ेगी, मैंडेट वापस देना पड़ेगा और बेगुनाह कैदियों को रिहा करना पड़ेगा। अगर मसाइल मुज़ाकरात से हल होते हैं तो इससे अच्छी मुल्क में कोई और बात नहीं हो सकती। मुल्क में कई दहाइयों के बाद ज़बरदस्त इलेक्शन हुए हैं, नजरियाती सियासत वापस आई है। 1985 में गैर जमाती इंतखाबात करा के ज़िया-उल-हक ने तबाही की थी। वो पहले वाली बातें रिपीट हो रही हैं जो पिछले वीलॉग में मैंने आपको बताई थी। लेकिन इमरान खान साहब ने एक चीज़ और है, एक और बड़ी खबर है, और वो बड़ी खबर यह है कि इमरान खान साहब ने जुमेरात तक का टाइम दे दिया है। यानी जुमेरात को फाइनल टाइम दिया है इमरान खान साहब ने कि जुमेरात तक का टाइम है इस हुकूमत के पास। अगर वो चोरीशुदा मैंडेट वापस करती है तो ठीक है, और अगर चोरीशुदा मैंडेट वापस नहीं किया जाता तो फिर जुमेरात की डेडलाइन है, उसके बाद हम फिर अपनी एहतजाज की कॉल वापस नहीं लेंगे। ये इन्फॉर्मेशन जो है इमरान खान की बहन ने आके बाहर दी है और अब ये बात जो है वो इमरान खान साहब के ट्विटर हैंडल से भी चल रही है। यानी आज जब आप वीलॉग सुन रहे हैं तो बुध का दिन है और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। एक तो ये कि आज का दिन और कल का दिन हुकूमत के पास है, यानी जुमेरात की रात तक हुकूमत ने फैसला करना है, या जो फैसला करने वाले उन्होंने फैसला करना है कि ये मैंडेट जो चोरीशुदा मैंडेट है ये मैंडेट यहीं पे रहेगा या जिनका मैंडेट है उनको वापस किया जाएगा। वापस करते हैं तो सिचुएशन कोई और भी, नहीं करते तो एहतजाज होगा। एहतजाज को कैसे रोकना है ये अब रियासत तय कर ले कि उन्होंने कितनी लड़ाई और लड़नी है। लेकिन यहाँ पे एक खबर और है और वो खबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इजाज़त मांगी है ना मुज़ाकरात के लिए एस्टेब्लिशमेंट से, वो अली अमीन गंडापुर साहब ने मांगी है और मेरी इत्तला के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सीनियर क़यादत को एस्टेब्लिशमेंट ने टच किया और वो उन्हें कह रही है कि जी बैठ के बात कर लेते हैं, आप अभी इस एहतजाज को मुअख्खर कर दें। लेकिन इमरान खान के साथ ऐसा धोखा कई दफ़ा हुआ है। कई मरतबा इमरान खान साहब को कहा गया कि ये वाला एहतजाज आप मुअख्खर करें, हम बैठ के बात करते हैं और आपको इलेक्शन मिल जाएंगे। लेकिन बार बार उनको माजी में धोखा दिया गया और धोखा उनको हर दफ़ा एस्टेब्लिशमेंट ने दिया। अब इमरान खान साहब सॉलिड बात के ऊपर ही बात सुनेंगे कि जनाब अगर आप कहते हैं कि ये अभी हो जाता है, आप अनाउंसमेंट करें तो उसके बाद फिर हम एहतजाज नहीं करते, हमारे मुतालबात जो है वो तस्लीम कर लिए जाए। अब क्या मुतालबात तस्लीम होते हैं या मुतालबात तस्लीम नहीं होते वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो मुतालबात हैं उनको लेकर के हुकूमत किसी भी किस्म के मुज़ाकरात से भाग गई है। उसकी वजह समझे ना, मैं आपको कई दिनों से कह रहा हूं कि ये मुतालबात हुकूमत के लिए काबिल फ़हम ही नहीं है, वो इनके ऊपर बात ही नहीं कर सकती हुकूमत। वजह यह कि उनके पल्ले कख नहीं बचता। यानी नवाज शरीफ के बारे में ये मिसाल है, वो खुद देते थे कि पल्ले नहीं तेला ते कर दी मेला मेला। यही हालत अब मियाँ साहब का है। मियाँ साहब ने अपनी इज्जत पर बात करवा ली, अपनी सियासत पर बात करवा ली और हर चीज़ की तबाही फिरवाने के बाद बाकी उन्होंने क्या लिया, अपनी बेटी के लिए वजारत आला ले ली और भाई के लिए वजारत उज़्मा ले ली। इक़्तिदार के बदले में उन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। मियाँ साहब ने इज्जत कुर्बान कर दी, अपनी इतनी बड़ी सियासत उन्होंने तबाह कर दी। पूरी दुनिया के अंदर अपनी इज्जत का जो है वो जनाजा निकाला मियाँ साहब ने। कोई ऐसा मुल्क नहीं है दुनिया में जहाँ पे मियाँ साहब जाएँ और आज़ादी के साथ अकेले फिरे। पाकिस्तान में भी नहीं फिर सकते अकेले, लोग इनको छोड़ेंगे ही नहीं। पाकिस्तानी इनको निशानी बरत बनाते हैं हर जगह पे। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने इतनी बड़ी कुर्बानी देकर इक़्तिदार हासिल किया, तो अब इक़्तिदार छोड़ देंगे वो सिर्फ इसलिए कि इमरान खान के साथ मुज़ाकरात करने हैं या मुल्क को आगे लेकर जाना है, तो मुल्क की तो इनको फिक्र ही नहीं है। दूसरा, अगर ये कैदी बाहर आ जाते हैं तो मियाँ साहब की सियासत वैसे ही खत्म हो जाती है। और तीसरी एक चीज़ और है, 26वीं आईनी तरमीम खत्म होती है तो फिर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के हाथ से गेम निकल जाएगी, फिर अदलिया भी इनके कंट्रोल से निकल जाएगी, बाकी 2 काम खुद ही हो जाएंगे।
तो ये हुकूमत के लिए मानना मुमकिन नहीं है। अब उसमें जो स्टेटमेंट है वो दिया है इरफान सिद्दीकी साहब ने, नवाज शरीफ साहब के बहुत करीबी हैं, सेनेटर हैं नून लीग के। उन्होंने कहा जी कि पीटीआई के मुतालबात ख्याली गुब्बारे हैं, इन पर हुकूमत किसी तरह के मुज़ाकरात नहीं कर रही। यानी इरफान सिद्दीकी साहब को पता है कि ये जाली मैंडेट है, उन्हें पता है कि 26वीं आईनी तरमीम गलत है, उन्हें पता है कि जो सियासतदान जिनको भी अंदर किया हुआ है ये सब सियासी नौयत के मुकदमात हैं, झूठे मुकदमात हैं। लेकिन इसके बावजूद वो टस से मस नहीं हो रहे उम्र के इस हिस्से में भी। उन्हें लगता है कि ये मुतालबात अगर मान लिए तो ये तो नून लीग की सियासत ही खत्म हो जाएगी। और वाकई फिर नून लीग जो पहले मुज़ाकरात की भीख मांगती थी, बार बार कहती थी आई जी हमारे साथ बैठकर मुज़ाकरात करें, अब तो इमरान खान ने ओपन ऑफर दे दी है कि एस्टेब्लिशमेंट जिसको मर्जी आगे करे, बैठ के बात करें। तो हमारी तरफ से ओपन ऑफर है, लेकिन हमारा जो मुतालबात है उनको आप तस्लीम करें और किसी मनतकी अंजाम तक पहुंचे। ये नहीं हो सकता कि आप मुज़ाकरात ही सिर्फ करते रहेंगे। पाकिस्तान में एक और आवाज़ भी आजकल लगाई जा रही है नाज़रीन, और वो आवाज़ लग रही है कौमी हुकूमत की। ये कौमी हुकूमत की आवाज़ क्यों लगाई जा रही है? ये चंद सहाफ़ियों की जानिब से सोचा छोड़ा नहीं गया, छुड़वाया गया है। अब हो ये रहा है कि इस हुकूमत का बोझ उठा के एस्टेब्लिशमेंट थक गई है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी पीएमएलएन को आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं, और पीएमएलएन को जो है वो उन्होंने बदतमीजी शुरू कर दी है, पीएमएलएन की बेइज्जती शुरू कर दी है। यानी वो बेइज्जती जो पीएमएलएन की पाकिस्तानी आवाम करती थी, वो बेइज्जती अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी करना शुरू कर दी है। लेकिन पीपल्स पार्टी के वोटों से ही पीएमएलएन इक़्तिदार में बैठी हुई है। अब ऐसा लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट इस बोझ को उतार के कोई और फार्मूला लेकर आना चाहती है। देखिए, नून लीग को ये तो सूट कर जाएगा कि एक कौमी हुकूमत बन जाए, ये मिली जुली सी एक सरकार बना दे, इलेक्शन ना करवाए, क्योंकि इलेक्शन हो गया तो इमरान खान इक़्तिदार में आ जाएगा। वो इनको सूट नहीं करता। कोई और हुकूमत बन गई तो नून लीग के दो फायदे हो जाएंगे। नंबर एक, इमरान खान इक़्तिदार में नहीं आएगा, ये बच जाएंगे इमरान खान से। नंबर दो, जो हुकूमत बनेगी ये सारा मलबा उस पर डाल देंगे कि हम तो चला रहे थे, हम तो अच्छा कर रहे थे, ये हुकूमत बन गई, इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। लेकिन इस सूरत हाल में जो सबसे बड़ा लूजर होगा वो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट होगी। ये सारा मलबा पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पर गिर जाएगा, और पूरा पाकिस्तान और सारे ओवरसीज पाकिस्तानी ये कहना शुरू हो जाएंगे कि ये जितना इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हुआ और ये सारा कुछ जो किया है, ये एक्चुअली जिम्मेदारान यही लोग थे, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट थी। और नून लीग भी अपनी जान छुड़ा लेगी। तो क्या एस्टेब्लिशमेंट इतना बड़ा रिस्क ले सकती है? मुझे नहीं लगता इस वक्त इतना बड़ा रिस्क ले सकती है। ख्वाजा आसिफ साहब के जिस तरह के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, उन स्टेटमेंट्स को अगर आप देखें तो समझ आ जाती है कि ये कितना परेशान है पॉलिटिकल पार्टी। ख्वाजा साहब ने क्या कुछ कहा, जरा ये आप देखें। एक तो ख्वाजा साहब कह रहे हैं जी कि हमारा वोट को इज्जत दो वाला नारा कंप्रोमाइज नहीं हुआ, मैं असेंबली का मेंबर भी हूं और वजीर भी बनाऊं, ये वोट को इज्जत दो है जिसकी वजह से मुझे इज्जत मिली हुई है। नहीं ख्वाजा साहब, नहीं, ये बूट को इज्जत दो है। आपने सिर्फ वोट को बूट से तब्दील करना है, ख्वाजा साहब का बयान मुकम्मल हो जाता है। वहां पे तो रिहाना डार इलेक्शन जीती थी, पूरा सियालकोट गवाही देता है, पूरा पाकिस्तान गवाही देता है, पूरी दुनिया गवाही देती है। ख्वाजा साहब, आपने वोट को नहीं बूट को इज्जत दी और फिर आप एमएनए बन गए। फिर आपने बूट को मजीद इज्जत देकर ज्यादा चमकाया। फैसल वाडा के बकौल जितनी चमक है वो बुरश का नहीं, वो जबान का कमाल लगता है बकौल फैसल वाडा के। तो उसके बाद आपको जो है वो वजीर भी बना दिया गया। तो ये वोट को नहीं, ये बूट को इज्जत मिली है ख्वाजा आसिफ साहब, और आपसे बेहतर ये कोई नहीं जानता। ख्वाजा साहब ने एक और बात की, उन्होंने कहा जी मैं वीपीएन इस्तेमाल करता हूं और करता रहूंगा। देखिए, इस पर ना तारिक मतीन साहब ने बड़े मजे की चीज़ लिखी। उन्होंने लफ्ज़ वीपीएन को हटा के उसकी जगह पे बुरश लिख दिया कि मैं बुरश इस्तेमाल करता हूं और करता रहूंगा। और वो किस काम के लिए किया जाता है बुरश? वो जूते पॉलिश करने के लिए बुरश इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि मरीम नवाज ने कहा था कि वो तरीका हमें अच्छे से आता है, उसमें सिर्फ जूते साफ करने पड़ते हैं, और जूते साफ करने में जो है वो महारत तो है। फिर जब इन्होंने साफ किए तो देखें कैसे चमक रहे हैं। फिर एक और बात ख्वाजा आसिफ साहब ने एक और एतराफ़ कर दिया कि फ़ौज हमारी मदद कर रही है, इसलिए हाइब्रिड निज़ाम चल रहा है। अदलिया से भी तवक्को करता हूं कि वो हमारी मदद करे। अब ये इससे बड़ी और क्या गवाही चाहिए कि ये एक हाइब्रिड हुकूमत है। अच्छा, इसी पे ना एक स्टेटमेंट जावेद लतीफ़ साहब का है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। जावेद लतीफ़ साहब जो है वो पता नहीं किसकी तरफ से खेल रहे होते हैं, लेकिन वो अक्सर जो है वो इदारों पे हमला कर देते हैं। और जावेद लतीफ़ और कैप्टन सफदर, ये दो ऐसे बंदे हैं जो खुल खुला के असल बात अक्सर सामने रख देते हैं। अब जावेद लतीफ़ साहब क्या कह रहे हैं, जरा उनका स्टेटमेंट आप सुने। आसिम मुनीर ना होते तो अब तक हम जेलों में होते। हम चीख चीख कर कह रहे हैं कि इलेक्शन हमने जीता नहीं, आसिम मुनीर की मेहरबानी से जितवाया गया है। यानी इसको अगर आप दूसरे एंगल से देखें तो कल को मियां जावेद लतीफ़ ने यह कहना है कि मैं पहले बता रहा था, आप बताएं वो कौन सा दिन है जब मैंने ये बात नहीं बताई कि हम तो इलेक्शन हार गए थे, हम तो इक़्तिदार में आना नहीं चाहते थे, आसिम मुनीर ने हमें जबरदस्ती जितवाया और जिता के लाके हमें लूली लगड़ी हुकूमत दे के पाकिस्तान की इकॉनमी का भी बेड़ा गर्क कर दिया, हमारी सियासत का भी बेड़ा गर्क कर दिया। मियां जावेद लतीफ़ साहब ने ये बात एक दिन कहनी है, आप मेरे से लिख कर रख लें, और ये बात ऐसे ही होगी। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है जो इमरान खान साहब ने दिया है, और बाहर आके वो बताया इमरान खान साहब की बहन ने। उन्होंने कहा जी कि मैं आसिम मुनीर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और वो शुक्रिया मैं उनका इसलिए अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने जितने भी लोग हमारे नज़रियाती नहीं थे वो सारे उन्होंने हमसे ले लिए। यानी जो लोग पाकिस्तान तरीके इंसाफ पे नजरियाती नहीं थे, खड़े नहीं हो सकते थे, वो आसिम मुनीर साहब का उन्होंने शुक्रिया अदा किया आर्मी चीफ का कि उनकी वजह से उनकी पार्टी से निकल गए और वो एस्टेब्लिशमेंट ने वहाँ पे ले लिए। अच्छा, कई लोगों को वापस इंडक्ट करने की भी कोशिश की जा रही है कि वापस आ जाए पाकिस्तान तरीके इंसाफ में। कुछ लोगों के लिए बड़ी कोशिश हो रही है, लेकिन तरीके इंसाफ अब उन्हें लेने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा नाज़रीन, एक मैं आपको ऑडियो सुनाता हूँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग ऑडियो है। ये इस बंदे ने बड़ा कमाल किया, कमाल तो नहीं किया, बहुत ही बुरी बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए। ये जरा आप ऑडियो सुने, एक संदेला साहब होते थे पीएमएलएन में, ये एक शख्स उन्हें रो रो के ऑडियो मैसेज कर रहे हैं, सुने आप। संदेला साहब मारे गए संदेला साहब लुट गए हम लुट गए, संदेला साहब लुट गए, यतीम हो गए हम।
जी नाज़रीन, संदेला साहब जो है ये नवाज शरीफ साहब की बड़ी करीबी शख्सियत है, बड़ा इनका उनसे प्यार है, बहुत उनके करीब ये रहते थे। और जो कारकुन हैं, जो बाकी लोग हैं, वो ये समझते थे कि नवाज शरीफ साहब तक कोई बात पहुंचानी है तो संदेला साहब को के थ्रू जा सकती है। अब संदेला साहब ने जो है वो एक निजी महफिल में खाना खा रहे थे, उन्होंने उधर मरीम नवाज को गालियाँ निकाल दी और गंदी गालियाँ निकाल दी और बड़ी गंदी बातें उन्होंने की, वो किसी ने रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर डाल दी। अब आप अंदाज़ा करें कि जो लोग हमेशा इनके करीब करीब रहते हैं, जो लोग इनके बहुत करीब होते हैं, वो लोग भी इनको कैसे गालियाँ दे रहे हैं। यानी वो वर्कर तो कह रहा था ना कि हम यतीम हो गए, हम एक बार फिर यतीम हो गए, तो मुझे लगता है कि इस बार संदेला साहब भी यतीम हो गए। अजीबो ये भी है, यानी मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर वर्कर्स को ऐसा नहीं देखा कि वो अपनी लीडरशिप को गालियां दे रहे हो। अच्छा, मैं आपको बताता हूं, जब मैं कवरेज करता था ना पंजाब असेंबली की, शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब थे, ये सन 2008 से लेकर 2010-11 तक की बात है। तो मैंने एक सर्वे किया था अपने साथियों के साथ मिलकर, मैं बड़ा हैरान हुआ था कि जो नून लीग के वर्कर थे ना, वो सब के सब, उनसे किसी से भी आप अकेले में होके, नून लीग के किसी एमपीए से आप अकेले में होकर बात करते थे, हम लोग थोड़ा कॉन्फिडेंस में लेते थे, तो वो अपनी क़यादत को गालियां देना शुरू कर देता था, नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ को। लेकिन जब हम पीपल्स पार्टी के किसी भी वर्कर से अकेले में होकर बात करते थे, वो कभी भी ये जरूर कहते थे कि आसफ अली जरदारी की पॉलिसी से में इख्तलाफ है, जरदारी साहब की वजह से पार्टी को नुकसान हो रहा है, गालियां नहीं देते थे। वो बेनज़ीर के साथ थे वो, हालांकि वो शहीद हो चुकी थी। परवेज राय साहब की पार्टी की एक आपको अजीब बात बताता हूं, उनकी पार्टी के अंदर से जो लोग उनको छोड़ के फॉरवर्ड ब्लॉक बना के चले गए थे ना, हमने उनसे भी पूछा तो उन्होंने परवेज इलाही को गालियां नहीं दी, किसी ने भी नहीं दी, बल्कि वो कहते थे परवेज इलाही बंदा बहुत अच्छा है, लेकिन सियासी नुक्ता नजर से हमें सूट नहीं करता, हम उधर ही रहेंगे, हम अपना फॉरवर्ड ब्लॉक बना के अलग रहेंगे। तो ये मैंने खुद तजर्बा किया हुआ है कि पीएमएल-एन के अंदर ऐसी कोई इनको बदवा है या पता नहीं क्या मसला है, इनके अपने लोग इन्हें बहुत गालियां देते हैं। उसकी सबसे बड़ी जो मुझे रीजन लगती है वो ये कि झूठ बहुत बोलते हैं और लोगों का नुकसान बहुत करते हैं। मिसाल के तौर पर किसानों के लिए इन्होंने जो अब नया अजाब मुसल्लत किया है, अल्लाह ताला किसानों के हाल पर रहम करे। पहले जनाब इन्होंने ये किया कि किसानों की गंदम नहीं खरीदी, बेड़ा गर्क कर दिया, किसान बेचारा डूब गया, रुसवा हो गया, उसके पल्ले कख नहीं बचा, उसका मुस्तकबिल तबाह कर दिया। अब वो जो गन्ने की फसल तैयार है, क्रशिंग सीजन स्टार्ट हो रहा है और गन्ने की इमदादी कीमत इन्होंने मुकर्रर नहीं की। अब होगा ये कि अपनी मन मर्जी के मुताबिक जो गन्ना खरीदने वाली फैक्ट्रियां हैं, जिन्होंने शुगर मिलें लगाई हुई है, बड़ी बड़ी सारी सरकार है या सरकार के अपने बंदे हैं, यही एक पॉलिटिकल एलीट है जिनके अपने रिश्तेदारों की, जानने वालों की, फ्रंट मैनों की, सबकी वो शुगर मिले हैं। अब वो जो है वो साल में 2 महीने काम करते हैं, पूरा साल अयाशियां करते हैं, इतना जबरदस्त मुनाफा है शुगर मिल में। और ये गन्ने के जो काश्तकार हैं उनका इस्तेहसाल करते हैं। इमरान खान के दौरे हुकूमत में किसानों ने मुझे बताया कि पहली मरतबा ऐसे हुआ कि हमें हमारे गन्ने की प्रॉपर कीमत मिली थी, लेकिन अब हमें इस मरतबा तो बिल्कुल ही उम्मीद नहीं है कि मरीम नवाज ने किसानों को बिल्कुल तबाह करने का फैसला कर लिया। इखलाकी दिवालियापन का शिकार तो ये खानदान बहुत पहले से था। अब ये अमली तौर पर जो बरतानिया में दिवालियापन का शिकार हुआ है, उस पर शरीफ खानदान ने उठा के मलबा डाल दिया जुल्फिकार अली भुट्टो पे, फिर मलबा बाद में किसी और पे, मुशर्रफ पे डाल दिया, उसके बाद बाकी बचा कुचा मलबा डाल दिया साकिब निसार पे। भाई मेरा एक सादा सवाल है, आपसे किसने कितने पैसे रिकवर किए बताएं ना। परवेज मुशर्रफ ने आपने परवेज मुशर्रफ ने आपसे कितने पैसे रिकवर किए बताएं, कितने अरब डॉलर परवेज मुशर्रफ ने आपसे लिए? कोई पैसा आपने नहीं दिया। साकिब निसार साहब ने उसके बाद आपके ऊपर जो केसेस चले, आपने कितने अरब डॉलर वापस किए? एक धेला आपके खानदान ने आज तक जो लूटा हुआ है वो वापस नहीं किया, तो फिर आप जनाब दिवालिया कैसे हो गए? और कारोबार आप कर रहे हैं बरतानिया में, बरतानिया के अंदर आप पे केस चल रहा है, टैक्स चोरी आप वहां पे कर रहे हैं, दिवालिया आप वहां पे हो रहे हैं, इल्जाम आप लगा रहे हैं साकिब निसार पे। यानी मैंने इतनी इखलाकी दिवालियापन का शिकार कोई खानदान इससे ज्यादा मैंने नहीं देखा। एक से एक घटिया हरकत ये करते हैं और अजीबोगरीब ऐसी चीजें करते हैं जिनको दिमाग नहीं मानता। यानी मैं ये देख रहा था कि ये झूठ किस तरीके से बोलते हैं। अगर आपने समझना हो ना कि झूठ कैसे सीखना है, तो आप इनका जो करीबी हल्का है, जो डायरेक्ट घर से मशवरा लेके आता है, उनकी बातें सुने, आपको आइडिया हो जाएगा कि झूठ बोलने का तरीका वारदात क्या है। मैं चंद चीजें आपके सामने रखता हूं, आप जब भी इनसे सवाल करेंगे ना, कुछ निशानियां हैं जो आज मैं आपको बताने लगा, ये निशानियां आपने याद रखनी है। नंबर 1, जब भी आप इनसे सवाल करेंगे, ये आप सवाल कुछ और करेंगे, आपको जवाब कुछ और देंगे। नंबर 2, जो सवाल आप इनसे करेंगे ये पूरा सवाल दोहरा देंगे, यानी आपने जो सवाल किया उस सवाल को पूरे का पूरा दोहराएंगे, फिर दोबारा दोहराएंगे, कोशिश करेंगे ड्रैग करें। जो सही जवाब देने वाला होता है ना, वो थोड़ा सा हिस्सा बोल के बाकी जवाब देता है। नंबर 3 ये करते हैं कि आप इनसे सवाल करेंगे, ये अपनी कुर्बानियां गिनवाना शुरू कर देंगे कि मैंने मादी में ये किया, मैंने मादी में वो किया, मुझसे अच्छा तो दुनिया में कोई नहीं है, मेरी तो कुर्बानियां ही बहुत हैं। फिर आप इनसे सवाल करेंगे, इनको कुछ और नहीं समझ आएगी, ये आपके ऊपर ही हमला कर देंगे। जो सवाल करने वाला है उसके ऊपर जाती नौयत का अटैक कर देंगे, तुम तो पार्टी बन गए हो, तुम तो ये हो गए, तुम्हें तो मानते ही नहीं है, तुम तो साफी नहीं, ये उसके ऊपर अटैक कर देंगे। ये इनका वतीरा है, ये झूठे की निशानियां मैं आपको बता रहा हूं। फिर एक और है कि ये कस्में बहुत खाते हैं, ये बड़ी बड़ी मिसालें देते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत को बीच में लेकर आते हैं, बार बार अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के अल्फाज ये बार बार बोलते हैं। इनकी एक ये भी निशानी है, झूठ बोलते हुए ये सारी हरकतें करते हैं। फिर ये जनरल टॉपिक पे बात करना शुरू कर देते हैं, जब आप इनसे कोई सवाल पूछते हैं, जेनेरिक बात करते हैं, उस पॉइंट के ऊपर से हट जाते हैं, सिस्टम को ब्लेम करते हैं, हालात का रोना रोना शुरू कर देते हैं, उस एक नुक्ते से हट जाते हैं जिस पे आपने सवाल किया होता है। फिर जो आपने इनसे सवाल पूछा उसमें नहीं रुकेंगे, माजी में भागेंगे, पीछे भागेंगे, पीछे भागेंगे, वहां बात नहीं करेंगे। तो ये इनका तरीका है वारदात है झूठ बोलने का। आपको आइंदा पहचानने में आसानी रहेगी। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।